Hello nursing students. Today I am starting a new chapters and that chapter's name is developmental psychology. ओके क्या है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो इस चैप्टर्स में हम लोग क्या जानेंगे? सबसे पहली बात है, जिस तरीके का इस चैप्टर का नाम है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, तो एक इंसान का जो फुल लाइफ होता है बर्थ से लेकर के मृत्यु तक, ओके इस लाइफ स्पान में बहुत सारे फेज होते हैं, चाहे वो बचपन हो या फिर जवानी हो, बुढ़ापा हो, ठीक है। इन सारे फेज में इंसान का साइकोलॉजी कैसा होता है, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, फिजिकल डेवलपमेंट हो या फिर इमोशनल डेवलपमेंट हो, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है और उस समय उसका साइकोलॉजी कैसा होता है। और जैसे जैसे जो है उसका फेज बदलते जाता है, मींस बचपन से जवानी तक जाता है, तो उस समय उसका जो साइकोलॉजी होता है वो किस तरीके से चेंज होता जाता है। इन सभी चीजों के बारे में जो है आज इस चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ओके तो हमारा जो आज का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ पीपल्स एट डिफरेंट एजेस। एक इंसान का अलग अलग एजेस में जो है उसका साइकोलॉजी किस तरीके से होता है। ओके इस चीज के बारे में जो है आज हम लोग जानने वाले हैं। तो हम लोग बिना टाइम को गवाते हुए जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सबसे पहला टॉपिक देखते हैं जो है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। तो डेवलपमेंटल साइकोलॉजी होता क्या है? तो यहां पे कहा गया है कि डेवलपमेंटल साइकोलॉजी स्टडीज द प्रोसेस इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल ग्रोथ एंड बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। ठीक है, ये एक प्रोसेस का स्टडी है। किस प्रोसेस का स्टडीज है? इन्फ्लुएंसिंग इंडिविजुअल ग्रोथ एंड बिहेवियर, वैसे फैक्टर्स जो इंसान के ग्रोथ एंड बिहेवियर को बदलते हैं फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज। बचपन से लेकर के जो है वो जब बूढ़े हो जाते हैं उस समय तक ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जो उसके ग्रोथ को और बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, इस चीज के बारे में हम लोग कहां पढ़ते हैं? डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ते हैं। ओके तो यहां तक तुमको समझ में आया। नेक्स्ट कह रहा है कि इट इंक्लूड सब ब्रांचेस, इसके बहुत सारे ब्रांच हैं। तो कौन कौन से ब्रांच हैं? लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी, जहां हम लोग बच्चे के साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, एडोलेसेंट साइकोलॉजी, एडल्ट साइकोलॉजी एंड ओल्ड एज साइकोलॉजी। तो इतने सारे स्टेज ऑफ लाइफ होते हैं और इन सभी स्टेज के साइकोलॉजी को जो है हम लोग अलग अलग ब्रांच में जो है पढ़ते हैं। ओके फिर नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग हाउ कॉम्प्लेक्स बिहेवियर ओरिजिनेट एंड चेंज अकर द लाइफ स्पान। इस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में जो है हम लोग ये भी जानते हैं कि किस तरीके से एक फेज में इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स बिहेवियर हो जाते हैं। लाइक एक इंसान है वो इस तरीके का बन गया है कि वो लोगों को जाके मारना शुरू कर दिया, किल करना शुरू कर दिया, या फिर जो है एक रेपिस्ट बन गया है। ओके तो आखिर ऐसे कैसे हुआ कि एक इंसान जो है इस तरीके के साइकोलॉजी में पहुंच गया या फिर वहां तक जो है वो बन गया है। ओके तो इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे कि इंसान के अलग अलग फेज में जो है उसके कैसे कैसे साइकोलॉजी होते हैं। ओके तो सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और यहां पे देखते हैं डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। आखिर लाइफ में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? तो यहां पे दिया गया है पहला स्टेज होता है इन्फेंसी स्टेज, जो कि बर्थ से 1 साल तक का होता है। ओके डेट्स ए इन्फेंसी स्टेज। नेक्स्ट है अर्ली चाइल्डहुड, फिर है लेट चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एडल्टहुड एंड ओल्ड एज लेट एडल्टहुड। ओके तो एज के हिसाब से जैसे अर्ली चाइल्डहुड में जो है 2 से 6 ईयर तक होता है, लेट चाइल्डहुड में जो है 6 to 12 ईयर तक होता है, एडोलेसेंस 12 to 19 ईयर तक होता है, अर्ली एडल्टहुड में जो है 20 to 40 ईयर्स तक होता है, मिडिल एडल्टहुड में जो है 40 to 60 ईयर्स तक होता है। ओके और जब ओल्ड एज आ जाता है मींस 16 से लेकर के जितना ऊपर तक जाएगा ये सारे जो है ओल्ड एज एंड लेट एडल्टहुड में आता है। ओके तो सबसे पहला तुम्हारा काम रहेगा इस सारे को याद करना कि जो एडोलेसेंस पीरियड होता है वो कौन से कौन एज में होता है, मिडिल एडल्टहुड जो होता है वो कौन से कौन एज में होता है। ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे कंपटीशन के हिसाब के लिए भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके तो सबसे पहले इसको जो है याद कर लेना है, रिमेंबर कर लेना है। ओके तो सबसे पहले जो है एक एक करके जो है हम सारे फेज को देखेंगे कि उस फेज में एक इंसान का साइकोलॉजी कैसा होता है, ओके उसका डेवलपमेंट कैसा होता है, और उस पेशेंट के लिए, उस एज के पेशेंट के लिए जो है रोल ऑफ नर्स क्या होने वाला है। ओके दैट्स ऑल आर इंपॉर्टेंट और इस सभी को हम लोग जो है एक एक करके देखेंगे। ओके तो जो सबसे पहला यहां पे आ रहा है वो है इन्फेंसी स्टेज, जो कि बर्थ टू 1 ईयर तक होता है। बर्थ टू 1 ईयर, एक बच्चा जब जन्म लिया, जन्म लेने के बाद से 1 साल तक वो बच्चा क्या कहलाएगा? इन्फेंसी कहलाएगा।
ओके तो ये जो न्यूनेट होता है मींस न्यू बोर्न बेबी जो होता है ये फर्स्ट 4 वीक आफ्टर बर्थ। ओके बर्थ लेने के बाद जो है फर्स्ट 4 वीक का जो बच्चा होता है वो न्यूनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूनेट। उसके बाद इन्फेंसी में ही सारा आ जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि इस बच्चे का मोटर डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, मोटर डेवलपमेंट कैसा होता है? यहां पे कहा गया कि रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ का मतलब होता है कि बहुत जल्दी जल्दी से बढ़ेगा। इस समय जो है इस एज में इस फेज में जो है बहुत जल्दी जल्दी जो है ग्रोथ होता है। और इस एज में जो है बच्चा बैठने को सीखता है, लर्न टू सीट, स्टैंड होना सीखता है, खड़ा होना सीखता है एंड बिगिन वॉकिंग बाय 12 मंथ। और जो है 12 मंथ के लगभग जाते जाते जो है बच्चा क्या करना शुरू कर देता है? चलना शुरू कर देता है। ओके ये डेवलपमेंट फेज को हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि ग्रोथ फेज, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ का अगर बात करें इन्फेंसी पीरियड में तो वेट ट्रिपल बाय 1 ईयर। जितना वेट जो है बच्चा जन्म लेते समय होगा 1 साल के अंदर, सिर्फ 1 साल के अंदर जो है वो बच्चा 3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पॉइंट कर लेना है। और नेक्स्ट दिया गया है कि लेंथ इंक्रीज बाय 50% और 50% तक लेंथ जो है उसका बढ़ जाएगा। ओके 50% जो है उसका लेंथ बढ़ जाएगा और जो ट्रिपल हो जाएगा वेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेना है। नेक्स्ट कह रहा है कि साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन इन्फेंट। एक इन्फेंट का साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है? आखिर एक बच्चे को क्या क्या चाहिए होता है साइकोलॉजिकली? तो यहां पे लिखा गया है नीड क्या क्या होता है? सिक्योरिटी। ठीक है, उसको सिक्योरिटी चाहिए होता है कि उसको सुरक्षा प्रदान करे, लव चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है, वार्मथ चाहिए होता है। और वार्मथ क्यों चाहिए होता है? देखो बच्चे जो होता है ना वो मां के पेट में होते हैं, ठीक है, मां के गर्भ में होते हैं, यूटेरस में होते हैं, जहां उसको लगातार क्या हो रहा होता है? गर्मी मिल रहा होता है। ओके जब अचानक जो है बच्चे पेट से बाहर आते हैं, यूटेरस से बाहर आते हैं, तो अचानक से वो इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेल नहीं पाते हैं, उसको गर्मी चाहिए होता है। इसीलिए तुम देखे होगे कि जब बच्चे आते हैं हॉस्पिटल में तो उसको जो है ट्यूब में रखा जाता है। ओके एक सेटिंग बना हुआ होता है जहां पे गर्म रखने का जो है मशीन होता है, तो वहां पे रखा जाता है। ओके तो उसको वार्मथ चाहिए होता है, गर्माहट चाहिए होता है, कंफर्ट चाहिए होता है। मीन जो है उसको जितने भी तरह के कंफर्ट होते हैं, गद्दे होते हैं, ये सारे उसको चाहिए होते हैं। एक्सेप्टेंस की सब उसको एक्सेप्ट करे, नरिशमेंट सही तरीके से न्यूट्रिशन मिले, फूड मिले, अंडरस्टैंडिंग बच्चे को समझे। ठीक है, उसको भूख लगा है, उसको पेशाब लगा है, उसको पैखाना जाना है, तो सारे कुछ समझना होगा तुमको। ओके एंड फिजिकल कांटेक्ट, और वो हमेशा जो है फिजिकल कांटेक्ट में रहना चाहेगा, वो गोद में रहना चाहेगा, गोदी में रहना चाहेगा। ओके तो दैट्स ऑल आर द नीड्स ऑफ एन इन्फेंसी। ओके नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि रिक्वायर फ्रीक्वेंट कडलिंग एंड कंसिस्टेंट रिकॉग्निशन। और वो क्या चाहता है कि उसको लगातार क्या करके रखे? कडल करके रखे, गला से लगा करके रखे, और उसको जो है हमेशा पहचानते रहे, उल्लू क्या हुआ, बच्चा क्या कर रहा है, इस तरीके का उसको रिकॉग्निशन चाहिए होता है। ओके तो दैट्स ऑल आर द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ एन इन्फेंट्स। ओके अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे देखते हैं चिल्ड्रेन इन हॉस्पिटल। ओके अगर बच्चे हॉस्पिटल्स में होते हैं तो वहां पे किस तरीके का उसका साइकोलॉजी होता है? तो पहला जो साइकोलॉजी होता है वो है मैटरनल सेपरेशन। अगर ऐसे बच्चे को मां से बिछड़ दिया जाए, ओके मां अगर वहां पे नहीं हो, मां से बिछड़ गया है बच्चा, अगर प्रोलोंग्ड सेपरेशन होता है, बहुत ज्यादा देर तक जो है अगर वो मां से बिछड़ा हुआ रहेगा, जिसका किसका कारण बनेगा? इमोशनल डिस्टरबेंस का कारण बन जाता है। उसका इमोशन जो है डिस्टर्ब हो जाता है कि मेरी मां कहां है, वो मां को देखने के लिए तड़पेगा, वो रोते रहेगा, पूरे तरीके से इमोशनल डिस्टरबेंस रहेगा। ठीक है, लॉस और ग्रीफ का जो है वो दिखाना शुरू कर देगा कि जैसे मैं कुछ खो चुका हूं। ओके नेक्स्ट यहां पे होता है कि उसका रिएक्शन क्या होगा जब ऐसा होता है मैटरनल सेपरेशन, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? तो फियर, उसको डर भी लगेगा, गुस्सा भी आएगा, रिजैग्नेशन करेगा, वो किसी चीज को नहीं मानेगा, लेक ऑफ एफेक्शन, एफेक्शन का लेक उसमें देखने को मिलेगा, इंपैक्ट डेवलपमेंट एंड द लेटर रिलेशनशिप, और उसका डेवलपमेंट भी जो होगा वो अच्छे तरीके से नहीं होगा, और बाद में जाके उसके रिलेशनशिप पर भी प्रभाव पड़ता है कि वो जब मां को देखेगा तो लगेगा ये मेरी मां नहीं है, मैं इसको नहीं जानता हूं, तरीके से जो है वो गोद में नहीं जाएगा। ओके तो ये सारे क्या हैं? ये मैटरनल सेपरेशन का जो है रिएक्शन है। नेक्स्ट कहता है कि आफ्टर सेपरेशन, अगर जो है सेपरेशन हो जाता है तो क्या होता है? डिटैचमेंट। वो जो है फिर से जो है वो मां से मिल करके जो है वो उससे प्यार नहीं कर पाएगा। लॉस ऑफ ब्लैडर बोवेल
कंट्रोल, उसका क्या हो सकता है कि जो पेट पूरे तरीके से खराब हो जाएगा, लूज मोशन हो जाएगा, इस तरीके की चीजें जो है होना शुरू होता है सेपरेशन के बाद। नेक्स्ट है एक्सेसिव क्लिंजिंग। एक्सेसिव क्लिंजिंग का मतलब क्या होता है, सभी लोगों से जो है वो चिपकना चाहेगा, और नाइटमेयर्स का मतलब होता है उसको बुरे बुरे सपने आते हैं। ओके, तो जो मैटरनल सेपरेशन हो जाता है तो उसको बुरे बुरे सपने भी आएंगे, वो सभी लोग से चिपकना भी चाहेगा, और उसको जो है पेट वेट भी खराब होने का चांस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोल ऑफ नर्स इन इन्फेंट केयर। जब बच्चे जो है हॉस्पिटल्स में होते हैं तो उस समय रोल ऑफ नर्स क्या होना चाहिए। ओके, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो यहां पे पहला जो काम है वो है प्रोवाइड फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल केयर। बच्चे को जो है फिजिकल मीन्स शरीर के माध्यम से जो है उसको दुलारना है, फिर मेंटल दिमागी तौर पे, सोशली रूप में, इमोशनल केयर जो है उसको प्रदान करना है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि पर्सनल अटेंशन, पर्सनली उसको अटेंशन देना, लाइक हैंडलिंग, बच्चे को हैंडल करना, कडलिंग गले लगाना, होल्डिंग करना उसको, एंड लविंग टू प्रमोट हेल्दी डेवलपमेंट, और उसको जो है प्यार देना है ताकि एक हेल्दी डेवलपमेंट जो है उसके अंदर हो सके और वो सही तरीके से ग्रोथ कर सके। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि व्हाट ऑब्जर्वेशन वी डू ओके एज ए नर्सिंग केयर। तो यहां पे पहला जो होता है इन्फेंट कम्युनिकेट थ्रू क्राइंग एंड बॉडी मूवमेंट। बच्चे जो होते हैं वो किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वो तुमको बोलेंगे नहीं कि मेरे को भूख लगा है, आई वांट सम फूड, इस तरीके से नहीं बोलेंगे, वो रोएंगे और रो करके बताएंगे कि मेरे को भूख लगा है, मेरे को पेशाब लगा है, मेरे को ये चाहिए। ओके, तो उसके कम्युनिकेशन को सही तरीके से समझना है, उसके मूवमेंट को समझना है, बॉडी मूवमेंट को। नेक्स्ट है नर्सेस मस्ट ऑब्जर्व क्लोजली फॉर ग्रोथ एबनॉर्मलिटी। ओके, अगर उसके बॉडी में किसी भी तरीके का ग्रोथ हो रहा है जो कि एबनॉर्मल है तो उसको भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट, और हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि अलग अलग बच्चे का जो है अलग अलग डेवलपमेंट होता है। ओके, सबको एक नजर से नहीं देखना चाहिए। नेक्स्ट है इनकरेज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन केयर। हमें जो है जब केयर कर रहे होंगे तो उस समय जो है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मतलब जो है उसके जो माँ है, जो पिताजी है, उसको साथ में लेकर आना चाहिए और उसको केयर करने के लिए बोलना चाहिए। ओके, यूज सेंसरी सूथिंग, स्ट्रोकिंग, सॉफ्ट टॉकिंग, पेसिफायर एंड हगिंग। हम लोग को क्या करना होगा, उसको जो है सेंसरी सूथिंग मतलब जो उसको प्यार से सहलाना है, स्ट्रोक करना है, सॉफ्ट टॉकिंग धीरे धीरे से बात करेंगे, हेलो बच्चा क्या कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग, चॉकलेट खाओगे, ये खाओगे, वो खाओगे, इस तरीके से बात करना है और उसको हग करते रहना है। ओके, नेक्स्ट है क्रिएट ए प्लीजेंट एंड चीयरफुल इन्वायरमेंट। जहां जो इन्फेंट होते हैं वहां का जो इन्वायरमेंट है वो प्लीजेंट बनाना है, चीयरफुल बनाना है ताकि बच्चे इंजॉय कर सके। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि अवॉइड फोर्स एंड वायलेंस, प्रोवाइड सुटेबल टॉयज। उसको जो है किसी भी तरीके का फोर्स नहीं करना है, किसी भी तरीके का वायलेंस नहीं करना है, उसको मारना नहीं है। ओके, और वहां पर जो भी उसके लिए जो है सुटेबल टॉयज होंगे खेलने के लिए, उस टॉयज को ला करके उसको देना है ताकि बच्चे खेल सके, खुश रहे। ओके, तो इस तरीके का चीज जो होता है वो नर्सिंग केयर में आता है, जो कि रोल ऑफ नर्स के रूप में जो है यहां पे बताया गया है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट फेज को देखते हैं, जिस फेज का नाम है अर्ली चाइल्डहुड फेज। क्या है? अर्ली चाइल्डहुड फेज। और इस फेज में जो बच्चे होते हैं वो 2 to 6 ईयर तक के होते हैं। कितने होते हैं? 2 to 6 ईयर तक के बच्चे होते हैं। तो इस फेज में जो है ग्रोथ किस तरीके का होगा, यहां पे सबसे पहले देखते हैं कि स्लोअर ग्रोथ रेट। इस समय के जो बच्चे होंगे अर्ली चाइल्डहुड के, उसके ग्रोथ क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, स्लो हो जाते हैं। ओके, फिर कह रहा है कि एवरेज इंक्रीज ऑफ 2.5 इंचेज इन हाइट, ओके, एंड 5 to 7 पाउंड पर ईयर। ओके, यहां पे कह रहा है कि पर ईयर, एक साल में जो है बच्चे क्या करेंगे? 2.5 इंचेस तक बढ़ेंगे, 2.5 इंचेस तक बढ़ेंगे, और पर ईयर जो है 5 to 7 पाउंड तक जो है बढ़ेंगे। ओके, ये था ग्रोथ ऑन दिस फेज। नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि मोटर डेवलपमेंट कैसा होगा। मोटर डेवलपमेंट का मतलब होता है हाथ पैर को किस तरीके से जो है वो मूवमेंट कर रहा है। ओके, तो जब मोटर डेवलपमेंट का बात करें तो वो इस फेज में क्या करेगा? लर्न टू वॉक, चलना सीखेगा, दौड़ना सीखेगा, चरना सीखेगा, उछलना सीखेगा, बैलेंस करेगा अपने बॉडी को, एंड डेवलप फाइन मोटर स्किल। और जो फाइन मोटर स्किल होते हैं जैसे कि लिखना,
ठीक है, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, ये सारे क्या होते हैं, फाइन मोटर स्किल होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। तो इस चीज को वो सीखना स्टार्ट कर देगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि अगर हम लोग बात करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होगा, सेंसरी परसेप्शन, वो परसेप्शन करना शुरू कर देगा, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग को करेगा। मतलब अलग अलग अगर तो किसी तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, कुछ चीज अगर गेम हो गया, सुडोकू हो गया, ये सब बनाएगा। ओके, नेक्स्ट है कि लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना चालू करेगा, ड्रेसिंग करना चालू करेगा, एंड राइटिंग टूल्स, ठीक है, और जो लिखने वाले टूल्स होते हैं लाइक पेंसिल, चौक, ये सबसे लिखना शुरू करेगा, का, खा, ए बी सी डी, ठीक है, इस तरीके से जो है वो लिखना स्टार्ट कर देता है। कौन से एज में, 2 to 6 ईयर में। ओके, जब तुम्हारे सामने कोई बच्चा होगा तो देखना, तुम बच्चे को देख के समझ जाओगे कि ये कौन सा फेज में है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई लेटर, वो लेटर को पहचानना शुरू कर देगा, नंबर्स को और साउंड को, यहां तक कि जो है वो साउंड को भी पहचानता है कि ये साउंड मेरी मम्मा का है, पापा का है, चाचा का है, दादा का है, दादी का है, किसका साउंड है, वो उसको पहचानेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट कैसा होता है, तो एक्सपीरियंस इमोशन, वो एक्सपीरियंस करता है इमोशन को, दुख है या फिर सुख है, लोग हंस रहे हैं, लोग रो रहे हैं, किस तरीके का इमोशन चल रहा है, उस इमोशन को एक्सपीरियंस करता है। ओके, और लव है या हेट है, जेलसी है, एंजाइटी है, लर्न टू हैंडल फ्रस्ट्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट, और वो जो है फ्रस्ट्रेशन को किस तरीके से हैंडल करना है, अगर उसको कोई डिसअपॉइंट करता है, कोई चीज नहीं देता है, तो उस सारी चीज को किस तरीके से हैंडल करना है, वो सारे चीज जो है अर्ली चाइल्डहुड फेज में जो है बच्चे सीखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो यहां तक समझ में आया कि यहां पे क्या हो रहा था, जो बच्चे 2 to 6 ईयर में होते हैं उसका किस तरीके का साइकोलॉजी होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजिकल नीड्स इन अर्ली चाइल्डहुड, जो ये अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं उसका साइकोलॉजिकल नीड्स क्या क्या होता है। तो यहां जो नीड्स का बात करते हैं तो पहला होता है लव, ऐसे बच्चे को क्या चाहिए होता है, प्यार चाहिए होता है, रिकॉग्निशन चाहिए होता है कि लोग उसको पहचाने, लोग उसके नाम से उसको बोले, प्यार करे, सिक्योरिटी चाहिए होता है, एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, इंकरेजमेंट चाहिए होता है कि तुम करो ये काम को, हम तुम्हारे साथ हैं। ओके, प्रोटेक्शन चाहिए होता है, डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन सही तरीके से चाहिए होता है ताकि उसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो। ओके, नेक्स्ट है रिग्रेशन में अकर ड्यूरिंग इलनेस, अगर वो जो है बीमार पड़ जाता है तो ऐसे में हो सकता है कि उसके अंदर रिग्रेशन आ जाए, वो किसी चीज को जो है पहचाने नहीं या फिर उस सब चीज को ठुकरा दे। ओके, नेक्स्ट है बेड वेटिंग और बेबी टॉक, ठीक है, अगर हो सकता है कि वो बिछावन पे पेशाब कर देता हो या फिर जो है बेबी टॉक करता हो, तो विच रिक्वायर पेशेंट एंड सपोर्ट, उसको पेशेंट के साथ जो है उसको बोलना चाहिए कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सारा कुछ सही हो जाएगा, उसको सपोर्ट दो। ओके, सपोर्ट दो ताकि तुम डरो नहीं, डर के मारे पेशाब नहीं कर दो बिछावन पे, ये सारे चीज जो है उसको सिखाना है और उसको सपोर्ट करना है। साइकोलॉजिकल नीड्स यही होता है, ठीक है, एक बच्चे का साइकोलॉजिकल नीड्स यही होता है। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं रोल ओपनर्स। मींस इस तरह के बच्चे जब तुम्हारे हॉस्पिटल्स में आएंगे तो तुमको किस किस तरीके का केयर्स जो है उसको देना है। ओके, तो जो सबसे पहला आता है वो है केयर एंड रूटीन, केयर क्या करना है और तुम्हारा रूटीन किस तरीके से होना चाहिए। तो जो यहां पे सबसे पहले कहा गया है कि प्रोवाइड लव, एफेक्शन एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मींस उसको क्या करना है, प्यार देना है, एफेक्शन देना है और उसको ऐसा महसूस करवाना है कि वो यहां पे सेफ है। क्या है, सेफ है। फिर कहना है कि मेंटेन ए रूटीन डेट मिरर नॉर्मल लाइफ, इस तरीके से जो है रूटीन को मेंटेन करना है जैसे लगे कि ये सारा तो नॉर्मल सा चल रहा है, नॉर्मल जीवन चल रहा है, ठीक है, उसको खेलने के लिए देना है, उसको स्टोरी सुनाना है, उसको रेस्ट देना है, सारे कुछ देना, नॉर्मल लाइफ की तरह देना है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि ऑब्जर्व फॉर फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम, और उसको ऑब्जर्व करना है कि क्या ये बच्चा जो है किसी फिजिकल प्रॉब्लम में है या फिर उसको किसी तरीके का टेंशन है, इमोशनल प्रॉब्लम है, इस चीज को भी ऑब्जर्व करना है। ओके, दैट इज द रोल ऑफ नर्स। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि पेशेंट इंटरेक्शन, जब पेशेंट से इंटरेक्शन कर रहे होंगे तो बिल्ड ए बॉन्ड विद द चाइल्ड, चाइल्ड के साथ जो एक अच्छा बॉन्ड बनाना है। ओके, लाइक उसे पूछना है कि तुम्हारा निक नेम क्या है, तुम्हारा घर का नाम क्या है, कहां रहते हो, पापा क्या करते हैं, मम्मी प्यार करती है ज्यादा या पापा प्यार करते हैं ज्यादा, इस तरीके का जो है पसंद वसंद पूछते रहना है ताकि उसके साथ जो अच्छा बॉन्ड बन सके। ओके, नेक्स्ट है इनकरेज इंडिपेंडेंस एंड अलाउ पार्टिसिपेशन इन केयर, क्या करना है, उसको आजादी देना है कि जाओ और तुम जाकर के जो है खुद से अपना काम करो, लाइक जो है टेकिंग मेडिसिन, अपना मेडिसिन जो है खुद से लो।
ठीक है, इस तरीके क्या करना है, इंडिपेंडेंस देना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन मेडिकल प्रोसीजर सिंपली, प्राइज कोऑपरेशन एंड अवॉइड शेमिंग। क्या करना है, उसको मेडिकल प्रोसीजर को दिखाना है, बताना है कि तुम्हारे साथ ये होगा, और जो है उसको प्रेज करना है। अगर वो किसी काम को करता है तो बोलना है वाह 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 तुमने अच्छा से कर दिया, और उसको इस तरीके से नहीं करना है कि वो शर्माए, ठीक है, उसको डांटना नहीं है अगर वो कुछ नहीं कर पाता, उसको हमेशा प्रेज ही करते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इंश्योर प्राइवेसी, हमें इंश्योर करना है कि उसको प्राइवेसी मिल रहा है कि नहीं प्रोसीजर के समय, और जो है सेल्फ एस्टीम ताकि उसका बना रहे। ओके, प्रोसीजर के समय जो है उसके प्राइवेसी का ध्यान रखना है, अगर वो कोई चीज बोलता भी है तो किसी को बताना नहीं है, ताकि उसका सेल्फ एस्टीम बना रहे कि हाँ हम जहां पे हैं वहां सेफ है, लोग हमको प्यार करते हैं। ओके, तो अब हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड पर जो है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो है प्ले एंड इमोशनल सपोर्ट। ओके, प्ले और इमोशनल सपोर्ट मींस ऑफर चॉइस फॉर प्ले, उसको ऑफर देना है कि किस तरीके का गेम जो है तुम खेलना चाहते हो, लाइक ड्राइंग करना चाहोगे, पजल करना चाहोगे, या फिर पिक्चर बुक को देखना पसंद करना चाहोगे, जो तुम चाहोगे वो तुमको दिया जाएगा। प्ले हेल्प द चाइल्ड एक्सप्रेस फ्रस्ट्रेशन, इस तरीके का गेम क्या होता है कि बच्चा जो है अपना फ्रस्ट्रेशन को निकाल पाता है, बता पाता है, और कोप विथ न्यू एक्सपीरियंसेस, और जो है न्यू एक्सपीरियंस कर पाता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आ रहा है हैंडलिंग पेरेंट एंजाइटी, जो पेरेंट्स के एंजाइटी होते हैं, टेंशन होते हैं, उसको किस तरीके से हैंडल करना है। तो बी सिंपैथेटिक एंड पेशेंट, हमें क्या होना होगा, वो बहुत अच्छे तरीके से शांत होना होगा, काम होना होगा विथ एंशियस और क्रिटिकल पेरेंट्स। अगर उसके पेरेंट जो है बहुत ज्यादा एंशियस है, गुस्से में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो उसको अच्छे तरीके से सिंपैथेटिकली तरीके से उसको बताना है कि देखिए कुछ नहीं होने वाला है, सब कुछ अच्छा रहेगा, शांत से उसको समझाना है। रिएश्योर पेरेंट्स एंड एड्रेस देयर कंसर्न विथ टेक्ट, और अच्छे तरीके से अलग अलग टेक्टिक्स से जो है पेशेंट को रिएश्योर करना है कि जो आपका प्रॉब्लम है, जो आपका कंसर्न है, वो सही तरीके से ठीक भी हो जाएगा, और जो भी प्रॉब्लम है वो नए नए टेक्टिक्स से जो है हमको एड्रेस करना है कि आखिर क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इसके पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है, और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के तरीके को भी जो है हमको ढूंढना होता है। ओके, दैट्स ऑल आर द रोल ऑफ नर्सेस। नेक्स्ट है सिकनेस एक्सपीरियंसेस। सिकनेस एक्सपीरियंसेस ये क्या होता है, तो इंश्योर द नर्स प्रोवाइडिंग डेली केयर इज नॉट एसोसिएटेड विद काउजिंग पेन। ओके, ये भी इंश्योर करना है कि जो डेली केयर तुम बच्चे को दे रहे हो उसके कारण जो है किसी तरीके का पेन तो नहीं हो रहा है। ओके, बच्चे कोई पेन में तो नहीं है, ये भी देखते रहना है। नेक्स्ट देखना है कि अर्ली एक्सपीरियंसेस विद सिकनेस एंड हॉस्पिटलाइजेशन कैन इन्फ्लुएंस द चाइल्ड एटीट्यूड टुवर्ड इलनेस लेटर इन लाइफ। ओके, जब बच्चे जो है हॉस्पिटल में भर्ती लेते हैं, वहां एडमिशन लेते हैं, तो अगर तुम उसको गलत तरीके से जो है ट्रीटमेंट करते हो, तुम अपना एटीट्यूड गलत तरीके से रखते हो, तो जो बच्चे होगा उसका एटीट्यूड पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा, वो हॉस्पिटल जाना नहीं चाहेगा, उसको जो है हॉस्पिटल के प्रति जो है एक निगेटिव एटीट्यूड जो है उसके अंदर समा जाएगा। ओके, तो कोशिश करना है कि बच्चे के माइंड में किसी इस तरीके का जो है व्यवहार शामिल ना हो जाए। ओके, तो डेट्स ऑल आर द रोल ऑफ नर्सेज, जो आज जो है हम लोगों ने यहां पे देखा है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट फेज पे, जिस फेज का नाम है लेट चाइल्डहुड। क्या है, लेट चाइल्डहुड, जो कि 6 to 12 ईयर के एज में होते हैं। ओके, अब बच्चा क्या करेगा, वो स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा। ओके, तो यहां पर जो हम लोग इसका फिजिकल ग्रोथ के बारे में बात करें, तो यहां पे जो होता है ग्रोथ वो स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है, स्टेडी ग्रोथ होता है, धीरे धीरे ग्रोथ जो है बढ़ रहा होता है। तो कितना स्पीड से बढ़ता है, 2 to 3 इंचेस इन हाइट एंड 3 to 5 पाउंड ऑफ वेट पर ईयर। ओके, पर ईयर जो है 2 to 3 इंच हाइट में बढ़ेगा, एंड 3 to 5 पाउंड जो है पर ईयर बढ़ेगा। ओके, कितना, 3 to 5 पाउंड इन ए ईयर एंड 2 to 3 इंचेज इन हाइट। फिर कह रहा है कि इंक्रीज्ड मस्कुलर डेवलपमेंट, इसका जो मस्कुलर डेवलपमेंट होगा वो यहां पे बढ़ जाएगा, जो है वो अब जो है मोटा ताजा दिखना शुरू कर देगा। अलाउइंग फॉर अ स्मूथर कोऑर्डिनेशन, और सही तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाएगा अपने बॉडी के साथ, अपने हाथ के साथ, अपने माइंड के साथ। ओके, वो सभी तरीके से बात भी करेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि कैपेबल ऑफ एक्टिविटीज लाइक रनिंग, स्विमिंग, बाइकिंग एंड बॉल गेम्स। अब वो जो है सभी तरीके का एक्टिविटीज करने में सक्षम होगा। किस तरीके का सक्षम होगा, क्या वो दौड़ सकेगा, स्विम कर सकेगा, बाइकिंग कर सकेगा, बॉल गेम्स को जो है खेल सकेगा। तो ये सारे क्या है, ये मसल मूवमेंट का जो है परिणाम है, क्योंकि मसल मूवमेंट जो है बहुत अच्छे तरीके से हो रहे हैं यहां पे।
ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस तरीके का होगा। ओके, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का अगर हम लोग बात करें तो इंप्रूव्ड फाइन मोटर स्किल, जितने भी फाइन मोटर स्किल होंगे, लाइक राइटिंग, अच्छे तरीके से राइटिंग करना शुरू कर देगा, अच्छे तरीके से रीडिंग करना शुरू कर देगा, डेट्स ऑल आर द फाइन मोटर स्किल। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि थिंकिंग स्टिमुलेटेड बाय कंक्रीट ऑब्जेक्ट एंड सिचुएशन, अब क्या करेगा, उसका थिंकिंग जो है वो स्टिमुलेट होना शुरू हो जाएगा। कंक्रीट ऑब्जेक्ट, जो चीज को वो देख सकता है उसके बारे में वो सोचेगा, उसके बारे में सिचुएशन बनाएगा, नए नए इवेंट्स को लेकर के जो है वो सिचुएशन बनाना स्टार्ट करता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि कैन हैंडल बेसिक अर्थमेटिक बट स्ट्रगल विद कंप्लेक्स प्रॉब्लम, जो छोटे छोटे मैथमेटिक्स होगा, प्लस माइनस करना, गुना करना, भागा करना, ये सारे चीज को जो वो हैंडल कर लेगा, बना लेगा, सोल्व करेगा, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जब आ जाएंगे, ओके, तो वहां पर जो फंस जाएगा, वो उसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो डेट्स ऑल आर द कॉग्निटिव डेवलपमेंट विच हैपन इन द लेट चाइल्डहुड इन विच 6 to 12 ईयर आर देयर। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स इन लेट चाइल्डहुड। जो लेट चाइल्डहुड के बच्चे होते हैं उसका साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, क्या उसकी मांग होती है। ओके, तो यहां पर जो है हम लोग सबसे पहले देखेंगे नीड्स। तो नीड्स होता है, उसको भी प्यार, सबको प्यार चाहिए होता है भाई, लव चाहिए होता है, अफेक्शन चाहिए होता है, सिक्योरिटी चाहिए होता है, बिलोंगिंग चाहिए होता है कि उसके साथ जो है वो उसके साथ ही रहे, प्यार से रहे, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है कि लोग उसको समझे, अटेंशन चाहिए होता है, यहां पे देखना अटेंशन चाहिए होता है, वो चाहेगा कि लोग उसको अटेंशन दे, उसको देखे, वो क्या करेगा, दौड़ दौड़ के जाएगा और बोलेगा देखो देखो मैंने ये ड्राइंग बनाया, देखो देखो मैंने ये काम किया। ओके, वो चाहेगा कि लोग उसके तरफ जो है अटेंशन दे। फिजिकल केयर चाहिए होता है उसको, एंड अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, उसको अपॉर्चुनिटी चाहिए होता है ताकि वो अपने आप को दिखा सके। ओके, नेक्स्ट है मोटर स्किल डेवलपमेंट, जो है यहां पे अच्छे तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि रिक्वायर ए प्रोटेक्टिव एंड इनकरेजिंग एनवायरनमेंट, उसको क्या चाहिए होता है, प्रोटेक्टिव एंड इनकरेजिंग एनवायरनमेंट, ताकि लोग उसको इनकरेज करते रहे कि तुम अच्छे से करो, अच्छे से बढ़ो, अच्छे से पढ़ाई करो। वो क्या करेगा, वो जाकर के टीचर को दिखाएगा होमवर्क, टीचर बोलेगा A+ दे देगा, वो सबको दिखाएगा देखो देखो टीचर ने मेरे को A+ दिया, टीचर ने मेरे को A+ दिया। ओके, इस तरीके से करेगा। एंड क्लियर गाइडेंस एंड डिसिप्लिन भी उसको चाहिए होता है ताकि वो लाइफ में जो है अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सके। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं जो कि है रोल ऑफ नर्स। तो इस तरीके के जो फेज होते हैं उसमें रोल ऑफ नर्स क्या होता है, नर्स का रोल क्या होता है। तो सबसे पहला जो होगा इमोशनल सपोर्ट। देखो इमोशनल सपोर्ट सबको चाहिए होता है, ठीक है, ये सारे पॉइंट है जहां सब में घुसेड़ देना है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रोवाइड टेंडर केयर, मींस आराम से उसको केयर करना है। सपोर्ट फॉर लोनलीनेस एंड पेन एंड डिस्कम्फर्ट, अगर जो है वो पेन में है, लोनलीनेस फील कर रहा है, डिस्कम्फर्ट फील कर रहा है तो उसको सपोर्ट देना है। ओके, नेक्स्ट कहा है कि ऑफर सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर मेडिकल प्रोसीजर एंड हॉस्पिटल रूल्स, उसको समझाना है कि मेडिकल प्रोसीजर जो होने वाला है तुम्हारे साथ वो कैसा होगा, उसका जो है हॉस्पिटल रूल्स क्या क्या हैं, उस सारे हॉस्पिटल रूल्स को जो है उसको समझाना है कि तुम जाकर इधर उधर उछल कूद नहीं करोगे, अपने सीट पे रहोगे, अपने बेड पे रहोगे। ओके, फिर नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग वहां पे क्या करना है कि फोकस ऑन पर्सनल हाइजीन, उसको पर्सनल हाइजीन सिखाना है और इलनेस प्रिवेंशन की किस तरीके से जो है बीमारी से बचा जा सकता है, इस तरीके का रोल करना है नर्स को। ओके, नेक्स्ट है विजुअल एड्स के माध्यम से जो है प्रेज करना है व्हेन द चाइल्ड सक्सेसफुली लर्न। ओके, अगर बच्चा जो है सक्सेसफुली लर्न करता है तो उसको विजुअल एड्स दिखाना पिक्चर के माध्यम से कि देखो इस तरीके से जो है चीजें होती है, इस तरीके का जो है प्रोसीजर तुम्हारे साथ किया जाएगा। ओके, और उसको वाहवाही करना है, प्रेज करना है कि वाह 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 तुमने ये काम कर लिया, तुम ये चीज समझ गए हो। ओके, उसको क्या करना है, वाहवाही करना है। नेक्स्ट यहां पे आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करना है, उसको निरीक्षण करना है, मींस मॉनिटर फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग। ओके, उसको मॉनिटर करते रहना है कि क्या जो है वो फिजिकली और इमोशनली जो है सही है या फिर नहीं है। ओके, यहां पे साइन ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है क्या या फिर विड्रॉल दिख रहा है क्या, इस सारे चीज को हमको देखना है कि कहीं वो डिप्रेशन में ना जाए। ओके, नेक्स्ट क्या है, इवेल्युएट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्रू कंजर्वेशन। ओके, रीडिंग, राइटिंग एंड प्रॉब्लम सोल्विंग, इवेल्युएट करते रहना उसके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को कि उसका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, जो बुद्धि है, उसका विकास कितना हुआ है, वो सही तरीके से कन्वर्सेशन कर पाता है या नहीं, रीडिंग कर पाता है, राइटिंग कर पाता है, या फिर किसी भी तरीके का छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाता है नहीं। इस सारे चीज को जो है इवेल्युएट करना है और सही तरीके से ऑब्जर्वेशन करना है।
ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट पॉइंट इसी में आता है पार्टिसिपेशन इन प्ले। ओके, उसके साथ पार्टिसिपेट करना है, मीन इनकरेज द चाइल्ड टू पार्टिसिपेट इन केयर व्हेन पॉसिबल। हमें जो है बच्चे को इनकरेज करना है ताकि वो पार्टिसिपेट करे केयर में व्हेन पॉसिबल। अगर जो है जरूरत हो तो बच्चे को हमेशा जो है क्या करना है, इनकरेज करना है ताकि वो अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करे। अलाउ टाइम फॉर प्ले, खेलने के लिए भी जो टाइम देना है। एक्टिविटीज लाइक पजल एंड क्विट गेम्स, ओके, कुछ गेम्स भी उसको खेलने के लिए देना है। फॉर एम्बुलेटरी चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन जो सही तरीके से चल नहीं सकते, जो विकलांग है, उनको इनकरेज करना है फिजिकल एक्सरसाइज के लिए। क्या करना है, फिजिकल एक्सरसाइज के लिए उसको इनकरेज करना है, जैसे वॉकिंग करवाना है कि जाके अच्छे तरीके से चलो, कोशिश करो। अगर तुम चल नहीं सकते तो कोशिश तो करो, धीरे धीरे खुद ब खुद जो है चलना स्टार्ट कर देंगे। तो डेट ऑल आर द रोल ऑफ नर्स। तो नेक्स्ट यहां पे आता है नर्स चाइल्ड इंटरेक्शन। ओके, नर्स और चाइल्ड के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, तो शेयर टाइम्स एंड अटेंशन इक्वली अमंग चिल्ड्रेन। जो टाइम्स है और अटेंशन है वो जितने भी वहां पे चिल्ड्रेन है उस सबको बराबर देना है। ऐसा नहीं कि एक बच्चे को जो पूरा अटेंशन दे रहे हैं और एक बच्चे को छोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं करना है। वहां पे जितने बच्चे हैं सबको अच्छे तरीके से टाइम देना है और समान रूप से टाइम देना है। ओके, फिर नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि बी फेयर एंड कंसिस्टेंट इन प्रोवाइडिंग केयर एंड एड्रेसिंग देयर नीड। और सही तरीके से, फेयरली तरीके से, कंसिस्टेंटली तरीके से जो है उसको केयर देना है, एड्रेसिंग करना है उसके नीड्स को कि आखिर इस बच्चे की जरूरत क्या है। ओके, इसको अच्छे तरीके से जो है जानना है। तो ये सब जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना सारा चीज नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जहां पैसे लगते हैं ना, वहां पर ये सारी चीज को देखा जाता है, सही तरीके से किया भी जाता है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में जो होता है एडोलेसेंस, जो कि 12 टू 19 ईयर वाले बच्चे को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडोलेसेंस एज कहा जाता है 12 से 19 साल के बच्चे को। ओके, अब यहां पे अगर हम लोग ग्रोथ का बात करें, फिजिकल डेवलपमेंट का बात करें, तो क्या होता है, जब यहां पे देखते हैं कुछ अलग हो रहा है। क्या हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, रेपिड ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है, रेपिड ग्रोथ, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना शुरू कर देता है। ओके, जो 12 से 19 साल के बच्चे होते हैं वो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, चाहे वो उसके हाइट हो, वेट हो, बॉडी शेप हो, या फिर मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन हो। ओके, जो उसके सेक्स ऑर्गन भी होंगे वो जल्दी जल्दी जो है वो बढ़ना शुरू कर जाएंगे। ओके, चाहे वो मेल हो चाहे वो फिर फीमेल हो। ओके, नेक्स्ट यहां पे क्या कर रहा है कि प्यूबर्टी अकर, प्यूबर्टी जो है आना शुरू हो जाता है, लीडिंग टू सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी होना शुरू हो जाता है जो कि रेगुलेटेड होता है हार्मोन्स के द्वारा। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, दोनों में प्यूबर्टी आएगा और जो है हार्मोन के द्वारा जो है रेगुलेट किया जाता है। इन सारी चीज को लड़कियां में जल्दी चला आता है, लड़कों में थोड़ा देर से आता है। ओके, 2 साल देर से आता है। तो चेंज लाइक वॉइस डिपनिंग, ओके, वॉइस डिप होना शुरू हो जाएगा। जो लड़के होंगे उसका वॉइस डिप होगा। पबिक एंड फेशियल हेयर जो है आना शुरू हो जाएगा। फिर स्टार्टिंग अबाउट 2 ईयर अर्लियर इन गर्ल्स देन बॉय, जो गर्ल्स होते हैं उसमें 2 साल पहले प्यूबर्टी आता है। किसके मुकाबले, बॉयज के मुकाबले। ओके, तो दैट्स ऑल आर द फिजिकल डेवलपमेंट अबाउट एडोलेसेंस, जो कि 12 से 19 साल के बीच में होता है। ये सारे जो है ना मेन पॉइंट हैं जो तुमको मैंने बना के दिया है, बस इसको नोट करना है और अच्छे तरीके से जो इसका रिवीजन करना है, तुम्हारा आराम से एग्जाम निकलेगा। ओके, नेक्स्ट यहां पे कहा गया है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ कैसा होता है इस एडोलेसेंस पीरियड में। ओके, तो यहां पे कहा गया कि शिफ्ट टुवर्ड एब्स्ट्रैक्ट एंड मैच्योर थिंकिंग। अब वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का बात करेगा, जो चीज नहीं है उसके बारे में बात करेगा, वो अब इमेजिनेशन करेगा। नेक्स्ट मैच्योर थिंकिंग, अब वो मैच्योर बन जाएगा, मैच्योर लोगों की तरह बात करेगा, मतलब बड़े बड़े बात करेगा। ओके, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस रीचेज इट्स पीक, और उसका जो इंटेलिजेंस होगा अब वो पीक पे पहुंच जाएगा। अब वो बहुत ही बड़े वाले बात करेगा कि ऐसा क्या हो सकता है, जियो पॉलिटिक्स पे भी बात कर सकता है। ओके, दिस टाइप ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन द एडोलेसेंस पीरियड। ओके, नेक्स्ट कह रहा है इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ। उस बच्चे का इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ कैसा होगा, यहां पे कह रहा है कि इंडिपेंडेंस फ्रॉम पेरेंट, वो जो है पेरेंट्स से इंडिपेंडेंस होना चाहेगा, आजादी चाहेगा। प्रिपरेशन फॉर एडल्ट, वो एडल्ट बनना चाहेगा और एडल्ट रिलेशनशिप में जो है जाना चाहेगा, लाइक मैरिज, वर्क, कम्युनिटी, ये सारे काम पे जाना चाहेगा। वो न्यू रिलेशनशिप बनाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खेलना शुरू कर देगा। ओके, लड़कियां जो है लड़के की तरफ अट्रैक्ट होगा, लड़के जो है लड़कियां की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ओके, दैट्स ऑल आर हैपनिंग इन द एडोलेसेंस एज। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि वैसे एज में जो है मूड भी स्विंग होगा, बच्चे का मूड स्विंग होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस में रहता है, अपने प्रति जो है वो कॉन्शियसनेस होगा कि मैं कैसा दिख रहा हूं, मेरा जो है हेयर स्टाइल कैसा है, मैं जो पहना हूं वो कैसा है।
ठीक है, सेंसिटिविटी भी होता है उसमें, और डिजायर टू इंडिपेंडेंस। और जो ये सब तरह के बच्चे होते हैं ना, उसको बस एक ही डिजायर होता है कि भाई मेरे को चाहिए आजादी। क्या चाहिए? आजादी। मैं जो भी कुछ कह रहा हूं, जो भी कुछ कर रहा हूं, उसमें हमारे माता पिता आके नहीं टोके कि तुम ये काम क्यों कर रहे हो। ओके, इस तरीके का चीज उसको नहीं चाहिए होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है साइकोलॉजिकल नीड्स इन एडोलेसेंस। ओके, तो जो एडोलेसेंस पीरियड में जो बच्चे होते हैं, उसका साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है? ओके, तो यहां पे कह रहा है कि उस इंसान का, उस बच्चे का नीड्स क्या होगा? स्टेटस। अब वो आईफोन लेके दिखाना चाहेगा अपने दोस्त को, या फिर कोई नए नए कपड़े पहन के दिखाएगा, कि वो चाहेगा कि मेरा स्टेटस बढ़ जाए। ओके, इंडिपेंडेंस रहना चाहेगा, गाइडेंस ऑन लाइफ फिलोसफी, और वो जो है अपने लाइफ का नया नया जो है फिलोसफी बनाएगा कि मैं किस तरीके से जो है गाइडेंस करता हूं। ओरिएंटेशन टू अपोजिट सेक्स, जो अपोजिट सेक्स होंगे उसकी तरफ ओरिएंटेशन रहेगा, मीन जो है वो उसकी तरफ जो है उसका फोकस ज्यादा रहेगा। एंड वोकेशनल गाइडेंस जो है वो भी उसकी तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं रोल ऑफ नर्स। ठीक है, तो इस तरीके के बच्चे जब हॉस्पिटल में भर्ती लेते हैं, एडमिशन लेते हैं, देन व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स? तो यहाँ पे सबसे पहला होता है प्राइवेसी एंड सेल्फ इमेज। ऐसे ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, उसको सबसे पहला चाहिए होता है प्राइवेसी। भाई मेरे को कोई देखे नहीं कि मेरे को सुई पड़ रहा है, किसी ने देख लिया, अब मेरा इज्जत का कबाड़ा हो गया। ओके, इस तरीके का चीज जो है वो नहीं चाहिए होता है। तो उसको प्रोवाइड करवाएंगे क्या चीज? प्राइवेसी प्रोवाइड करवाएंगे। ड्यूरिंग केयर एंड एडोलेसेंस आर सेल्फ कॉन्शियस अबाउट बॉडीली चेंजेस। ठीक है, उसके अंदर क्या चल रहा है, उसको कौन से प्रोसीजर दिया जा रहा है, उन सभी के बीच क्या करना है? प्राइवेसी देना है। ओके, एंड सेल्फ कॉन्शियस अबाउट बॉडीली चेंज। अगर उसका बॉडीली चेंजेस किसी तरीके का हो रहा है, तो उसके बारे में भी जो उसको जो है सेल्फ कॉन्शियस करवाना है कि हाँ देखो ये चीज हो रहा है, तुमको ये चीज समझना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्या रहा है कि डिस्कस प्रोसीजर। जो प्रोसीजर तुम उस बच्चे के साथ करने वाले हो, जो कि 12 से 19 साल का बच्चा है, उसके साथ डिस्कस करना है और बताना है कि इसका इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, इसका इंपैक्ट तुम्हारे अपीयरेंस पे क्या होगा, इसके बाद तुम किस तरीके से दिखोगे। क्योंकि इस एज के जो बच्चे होते हैं ना, उसको अपना अपीयरेंस से लेना देना होता है कि भाई मैं खराब ना दिखूं इस प्रोसीजर के बाद से। ओके, नेक्स्ट कहता है कि ऑफर ऑप्शन टू मिनिमाइज इट, और जो उसको अलग अलग ऑप्शन भी देना है कि तुमको किस ऑप्शन को चुनना है ताकि जो इसको मिनिमाइज किया जा सके। ओके, तो इस तरीके का जो है रोल होना चाहिए नर्स को। नेक्स्ट है इमोशनल सपोर्ट। क्या इमोशनल सपोर्ट देना है? एड्रेस क्वेश्चन, क्वेश्चन उससे एड्रेस करना है, जैसे कि फियर क्या चीज से लगता है। प्रोवाइड इमोशनल केयर ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट। जब भी जो है उसके साथ स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, तो उस समय जो है उसके इमोशनल केयर का ध्यान रखना है। ठीक है, ताकि जो है वो सही तरीके से रहे, वो बहुत चिल्लाए नहीं, वो डिप्रेशन में ना चला जाए। ओके, डिप्रेशन में ना चला जाए। ओके, डिप्रेशन क्या है? एक मीम्स है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एक्सेप्ट इमोशनल रिग्रेशन। ठीक है, उसके इमोशनल रिग्रेशन को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है। मतलब वो जो है अब वो तुमको चाहेगा नहीं कि मेरे को दर्द हो रहा है, तुम आकर के मेरे को बार बार छेड़ रहे हो, ये कर रहे हो। ऑफरिंग कंफर्ट, कंफर्ट उसको जो है ऑफर करना है। व्हेन एडोलेसेंट शो चाइल्डिश कोपिंग बिहेवियर। अगर जो है जो एडोलेसेंट वाले बच्चे हैं, वो जो है बच्चे जैसा बिहेवियर कर रहा है कि नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, सुई नहीं चाहिए, मेरे को ये नहीं करना है, वो नहीं करना, या फिर रोना शुरू कर दे, तो उस समय क्या करना है? उसको कंफर्ट ऑफर करना है, उसके जो है इमोशन को समझना है, और उस तरीके से उसको बताना है कि कुछ नहीं होगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ओके, फिर जो है हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट इसका यही है कि इन्वॉल्वमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। ओके, क्या करना है? इन्वॉल्वमेंट करना है और डिसीजन मेकिंग करने में जो उसको मदद करना है। लाइक इन्वॉल्व एडोलेसेंट इन प्लानिंग देयर केयर। उसी को बोलना है कि तुम ही प्लान करो कि किस तरीके से तुमको केयर दिया जाए। ठीक है, किस तरीके से तुमको केयर दिया जाए, तुम प्लानिंग करो। लाइक जो है किस टाइम पे दिया जाए, कहां दिया जाए, पीपल प्रेजेंट ड्यूरिंग प्रोसीजर, कौन कौन से लोग जो है तुम्हारे प्रोसीजर के समय जो है प्रेजेंट रहेंगे, तुम ही प्लान कर लो। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि इनकरेज डिस्कशन। डिस्कशन के लिए इनकरेज करना है विथ पीयर, उसके जो साथ के लोग होते हैं, हु हैव अंडरगोन सिमिलर ट्रीटमेंट, जो कि जो है सेम ट्रीटमेंट में जो है गए होते हैं। तो बोला जाता है कि जाओ जाओ, वो सारे लोग भी जो है इसी तरीके का ट्रीटमेंट करवाए हैं, इस तरह का प्रोसीजर करवाए हैं, जाओ उससे बात करो कि उसको कैसा फील हो रहा है, कितना डर लगा था, क्या हुआ था, जाकर के तुम बात तो करो। ठीक है, तो जब जाके बात करेगा तो उसका इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। ओके, फिर नेक्स्ट यहां पे कह रहा है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। क्या है? पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। फिर जो एडोलसेंट में नीड पेरेंटल परमिशन। जो एडोलसेंट वाले बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से परमिशन चाहते हैं फॉर मेजर डिसीजन। अगर जो है अगर वो बड़ा बड़ा डिसीजन लेगा तो उसको जो है पेरेंट्स से क्या चाहिए होता है? परमिशन चाहिए होता है। लाइक सर्जरी के लिए, एडमिशन के लिए और डिस्चार्ज के लिए।
ओके, तो इन सारे चीजों के लिए जो है बच्चे को अलाउ करना है कि जाओ और जाकर के अपने पेरेंट्स से पूछो कि जो तुम कर रहे हो वो सही है क्या, उसके लिए जो है वो तुमको ओके करता है या फिर नहीं। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है नेक्स्ट टॉपिक जो कि अर्ली एडल्टहुड। क्या है? अर्ली एडल्टहुड नेक्स्ट फेज है हम लोगों का, और वो फेज होता है 20 to 40 ईयर वाला फेज। ठीक है, 20 साल से 40 साल का जो फेज होता है, जो फेज तुम्हारा फेज है, वही फेज के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहां पे क्या कह रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट कैसा होता है, जो तुम लोग का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो कैसा होगा, क्या तुमको पता है? तो यहां पे कहा गया है कि फुल हाइट रीच, मतलब जो तुम्हारा हाइट जितना था बढ़ना वो बढ़ चुका है, अब नहीं बढ़ने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि सेंसरी न्यूरल फंक्शन आर एट देयर पीक, जो तुम्हारा सेंसरी एंड न्यूरल फंक्शन है, जो तुम्हारा दिमागी काम है, वो सारा जो है तुम्हारे पीक पे है, जो बढ़ना था बढ़ गया। ठीक है, जितना तेज होना था हो गए। अब तुम जितना काम करोगे, जितना एक्सपीरियंस होगा, उसके हिसाब से तुम्हारा दिमागी संतुलन और दिमाग जो है तुम्हारा बढ़ते चला जाएगा। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि वोमेन एक्सपीरियंस पिक रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, और जो लड़कियां हैं अब उसको क्या लगता है कि अब जो है हम पिक रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में हैं, अब मैं बच्चे को जन्म दे सकती हूं। ओके, इस तरीके का ख्याल जो है उसके मन में आएगा, उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो चुका होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के बारे में। ओके, तो तुम्हारा इंटेलेक्चुअल ग्रोथ किस तरीके का हो चुका है, क्या तुमको पता है? तो नेक्स्ट यहां पे दे रहा है कि क्विक रिस्पॉन्स टाइम, तुम जो है तुरंत तुरंत रिस्पॉन्स दोगे, कोई तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो उसका तुरंत रिस्पॉन्स दोगे। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, तुम किसी चीज को देखोगे तुरंत भूल भी जाओगे, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी भी जो तुम्हारा बहुत ज्यादा हो जाता है, और कंप्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो मोस्ट इफिशिएंट तरीके से। कोई हार्ड काम कर कोई मिल गया तो कैसे उसको सोल्व करना है, नए नए टेक्निक से, नए नए तरीके से तुम उसको खोज लोगे। ओके, फिर नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि सर्टन क्रिएटिव एबिलिटी, कुछ तुम्हारे पास क्रिएटिव एबिलिटीज होगा, रीच देयर हाईएस्ट लेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड, और इस पीरियड के समय जो है तुम उसको जो है हाईएस्ट लेवल तक पहुंचा पाओगे। लाइक किसी को सिंगिंग आता है, किसी को जो है ड्राइंग आता है, किसी को जो है अच्छे तरीके से जो है वो व्लॉग बनाता है। ओके, तो ये सारे काम जो होते हैं ना, वो इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के मामले में होते हैं, वो करना शुरू कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ, जो इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ होता है वो इस एज में कैसा होता है, तो की प्रायोरिटीज क्या है, कैरियर चॉइस। इस एज में क्या करोगे, कैरियर के बारे में चॉइस करोगे, कौन से कैरियर में जाए, कौन से फील्ड में जाए। नर्सिंग चुने हैं तो क्या हम नर्स ही बन के रह जाए, या फिर प्रोफेसर बनने के लिए एमएससी करे, पीएचडी करे। ओके, तो इस तरीके का चीज जो है तुम सोचोगे। लाइफ पार्टनर के बारे में सोचोगे कि जो हमारा लाइफ पार्टनर होना चाहिए कैसा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, या फिर जो है बहुत ही डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, इस बारे में सोचोगे। और क्या करोगे, चाइल्ड रियरिंग के बारे में सोचोगे, बच्चे पैदा करने के बारे में सोचोगे। ओके, नेक्स्ट कर रहा है कि बिहेवियर इज गाइडेड बाय इंटेलिजेंस, जो ये सारे बिहेवियर होते हैं वो तुम्हारे इंटेलिजेंस पे डिपेंड करता है। इंटेलिजेंस से जो है क्या होता है, गाइडेड होता है। एडेप्टेबिलिटी तो सोशल सिचुएशन, अपने सोसाइटी के सिचुएशन के हिसाब से, और प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग के हिसाब से जो है तुम्हारा बिहेवियर गाइडेड होता है। ओके, तुम क्या करने वाले हो, किस तरीके से डिसीजन लेने वाले हो, वो डिपेंड करता है कि तुम्हारा इंटेलिजेंस कैसा है, तुम कौन से सोसाइटी में रहते हो, तुम्हारा सिचुएशन कैसा है, और तुम किस तरीके से जो डिसीजन मेकिंग करने में जो है सामर्थ्यशाली हो। Okay, that's all are about the emotional and social growth of the early adulthood, which is 20 to 40 year of age. ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं और देखते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स इन अर्ली एडल्टहुड। जो अर्ली एडल्टहुड है उसमें साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है, तो व्हाट इज योर साइकोलॉजिकल नीड्स इन योर एज। ओके, क्या तुमको पता है? ओके, तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और यहां पे नीड देखते हैं जो कि बैलेंस ऑफ इंटीमेसी। क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ इंटीमेसी। जो आदमी है, जो बच्चे हैं, बच्चे तो है नहीं, जवान आदमी है, वो जो है इंटीमेसी को बैलेंस करना चाहेंगे कि हमको कितना देर प्यार में पड़ना है, किस लड़की के साथ पढ़ना है, किस लड़के के साथ पढ़ना है, कमिटमेंट किस तरीके से करना है, फ्रीडम कितना चाहिए, एंड इंडिपेंडेंस, उसको आजादी चाहिए, एंड एलोंग विथ सिक्योरिटी। ओके, सिक्योरिटी भी चाहिए, सेल्फ रियलाइजेशन यहां पे चाहिए होता है, उसको रिकॉग्निशन, पहचान चाहिए होता है, सबसे मेन चीज होता है पहचान बनाना होता है। इंटीमेट रिलेशनशिप चाहिए होता है, चाहे वो फिजिकल तरीके से हो या फिर इमोशनल तरीके से हो। मैरिज करना होता है, सोसाइटल स्टेटस चाहिए होता है कि हमारा समाज में रुतबा हो।
ठीक है, क्या करना चाहेगा, दबंगगिरी करना चाहेगा, अपना रुतबा को बढ़ाना चाहेगा सोसाइटी में। ओके, फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं जो है रोल ऑफ नर्स। जो इस तरीके के पेशेंट जब तुम्हारे हॉस्पिटल में पहुंचेंगे तो नर्स का रोल क्या होता है, इसको भी हम लोग एक बार देखते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स फॉर दिस टाइप ऑफ पेशेंट। तो सबसे पहला जो रोल होता है वो होता है हॉस्पिटलाइजेशन कंटेस्ट। क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन कंटेस्ट। यंग एडल्ट आर टाइपिकली हॉस्पिटलाइज्ड फॉर चाइल्ड बर्थ, इंजरी एंड डाइजेस्टिव जेनाइटो-यूरिनरी इश्यूज। जो यंग एडल्ट होते हैं वो छोटे छोटे बात के लिए तो हॉस्पिटल जाते नहीं हैं, जाएंगे तो किस लिए जाएंगे, चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड, जो लड़कियां होंगी वो बच्चे पैदा करने के लिए, कुछ इंजुरीज हो गया तो उसके लिए जाएंगे, या फिर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के लिए, जेनाइटो-यूरिनरी इश्यूज के लिए, इस सारे चीज के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। ओके, तो ये था हॉस्पिटलाइजेशन कंटेस्ट। नेक्स्ट होता है कि सपोर्ट एंड केयर क्या करना है, तो ऑफर इमोशनल सपोर्ट। सभी को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, तो किसकी के बारे में भी अगर पूछा जाए तो सबसे पहले देना है कि इमोशनल सपोर्ट हम उसको देंगे। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि स्पेशली ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, और जब बच्चे पैदा कर रहे हो, चाइल्ड बर्थ कर रहा हो, जो औरतें हैं, जो लड़कियां हैं, उसको क्या करना है, सपोर्ट करना है कि हो जाएगा। सभी का होता है, हर एक इंसान का होता है, मींस हर एक लड़कियों का होता है, तुम्हारा भी अच्छे तरीके से होगा। फिर करना है प्रोवाइड गाइडेंस ऑन बेबी केयर। जब बेबी केयर का बात आएगा उसको अच्छे तरीके से गाइड करना है, न्यूट्रिशन के लिए, स्लीप के लिए, एक्सरसाइज के लिए, डिजीज प्रिवेंशन के लिए, ताकि किसी तरीके का डिजीज ना हो जाए। प्रेगनेंसी के समय जो है तुमको किसी भी तरीके का पिल नहीं लेना है, ये सारे चीज का क्या करना है, केयर करना है, उसको बताना है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है नेक्स्ट पॉइंट जो है पेशेंट इंटरेक्शन। ठीक है, पेशेंट से किस तरीके से इंटरेक्शन करेंगे, तो रेस्पेक्ट पर्सनालिटी डिफरेंस एंड रिस्पॉन्ड टू इंडिविजुअल नीड्स। ओके, अलग अलग तरीके के लोग के लिए जो है अलग अलग तरीके से उसको रेस्पेक्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से, किस तरीके का उसका नीड्स है उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि रिलीव एंजाइटी फॉर एक्सप्लेनिंग प्रोसीजर। उसको जो है सही तरीके से प्रोसीजर समझाना है कि आपके साथ जो होने वाली है वो किस तरीके से होगा, कैसे होगा, कितना पेन होगा और कितने दिनों में आप ठीक हो जाओगे। इन सारे चीजों को जो उसको समझाना है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि आंसरिंग क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का जवाब देना है, हेल्पिंग विथ प्रॉब्लम सोल्विंग, और उसको जो है सही तरीके से प्रॉब्लम सोल्व करके बताना भी है कि देखो आपका जो ये प्रॉब्लम था वो इस तरीके से ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है कि इनकरेजिंग इंडिपेंडेंस। उसको इनकरेज करना है खुद के लिए, खुद से काम करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए। लाइक हेल्प पेशेंट एक्टिव इंडिपेंडेंस। पेशेंट को हेल्प करना है ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके। इनकरेज करना है इट्स एज सुन एज दे आर रेडी, ताकि वो जो है सही तरीके से तैयार हो सके खुद से अपना सारा काम करने के लिए। खुद से बाल झाड़ना है, खुद से बाथरूम जाना है, खुद से सारा चीज जो है करना है। ओके, फिर यहां पे हम लोग नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट फेज को देखते हैं, जिस फेज का नाम है मिडिल एडल्टहुड, मींस 40 to 60 ईयर। क्या है, 40 to 60 ईयर के जो आदमी होते हैं उसका साइकोलॉजी कैसा होता है, उसका जो है सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। क्या देखेंगे, अभी तक हम लोग ग्रोथ देख रहे थे, अब देखना शुरू करेंगे व्हाट इज द फिजिकल चेंजेस हैपनिंग इन द मिडिल एडल्टहुड विच इज 40 to 60 ईयर्स। ओके, तो सबसे पहले यहां पे दिया गया है कि नोटिसेबल डिक्लाइन इन फिजिकल डेवलपमेंट। जो फिजिकल डेवलपमेंट होगा अब उसका डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, ग्रोथ नहीं रहेगा। अब क्या करेगा, नोटिसेबल डिक्लाइन, मतलब जो है हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि यहां पर जो डिक्लाइन हो रहा है। लाइक स्किन इलास्टिसिटी, जो तुम्हारा जो चमकता हुआ जो चेहरा है वो धीरे 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 पड़ना शुरू हो जाएगा। हेयर थिनिंग हो जाएंगे, ग्रेइंग हो जाएंगे, मसल स्ट्रेंथ जो है धीरे धीरे कम हो जाता है। ओके, फिर यहां पे नेक्स्ट कह रहा है कि कार्डियोवास्कुलर चेंजेस, जो तुम्हारे हार्ट के चेंजेस हैं वो भी देखने को मिलेंगे। लाइक डिक्रीज्ड हार्ट एफिशिएंसी, तुम्हारा हार्ट का काम करने का तरीका धीरे हो जाएगा। नैरोइंग कोरोनरी आर्टरी, जो कोरोनरी आर्टरी है जो हार्ट के लिए होता है वो धीरे धीरे नैरो पड़ जाएंगे। इंक्रीज्ड कोलेस्ट्रॉल लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा, मोटे हो जाओगे, और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा ड्यू टू द हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ओके बब्बू, नेक्स्ट यहां पे कह रहा है रिप्रोडक्टिव चेंजेस। रिप्रोडक्टिव चेंज क्या होता है, मेनोपॉज इन ओमेन। ओमेन में क्या होगा, मेनोपॉज होना शुरू हो जाएगा, जो कि मिड 40s में होना शुरू हो जाता है। 40 ईयर टू 45 ईयर के एज में जो है मेनोपॉज जो है लड़कियों को
होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है कि मेल क्लिमेक्टेरिक। ये क्या होता है कि जो मेल का जो एरोजल होता है, जो सेक्सुअल डिजायर होता है ना, अब वो धीरे धीरे क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है, डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है। इन विच एज, अराउंड एज 50 के एज के समय में जो है उसका जो सेक्सुअल एरोजल जो है ना वो खत्म होना शुरू हो जाता है। अब उसको ये सब चीज में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। एक ग्रेजुअल डिक्लाइन इन टेस्टोस्टेरोन, क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन का मात्रा जो है वो धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, वो गिरना शुरू हो जाता है। Okay, that's all are the physical changes happening in the middle adulthood, which is 40 to 60 years. अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एंड देखते हैं कि व्हाट इज द साइकोलॉजिकल नीड्स इन मिडिल एडल्टहुड। मिडिल एडल्टहुड में जो है एक इंसान के कौन कौन से साइकोलॉजिकल नीड्स होते हैं, तो यहां पे देखना है सबसे बड़ी बात क्या होता है, स्टेटस इन सोसाइटी। सोसाइटी में उसको रुतबा चाहिए, स्टेटस चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मैनेजिंग फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, मैनेज करता है। कोपिंग विद चेंजेस ड्यू टू हार्मोनल शिफ्ट, और हार्मोनल शिफ्ट होने के कारण जो है जो टेस्टोस्टेरोन लेवल जो होता है वो धीरे धीरे डाउन हो चुका होता है, तो उसका जो मूड है ना वो भी शांत हो जाता है। ओके, काम हो जाता है। तो वो इस चेंजेस को लेकर के जो है अपने अंदर क्या कर रहा होता है, कोप कर रहा होता है, उससे गुजर रहा होता है। फिर क्या कर रहा है, फोकस ऑन लंचिंग चिल्ड्रेन इनटू इंडिपेंडेंट। अब वो चाहेगा जो उसके बच्चे हो वो इंडिपेंडेंट हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, खुद से काम करना शुरू कर दे, खुद से कमाना शुरू कर दे, इस चीज पे वो फोकस करता है। एंड एकम्प्लिशिंग फैमिली रिलेटेड गोल, और जो फैमिली रिलेटेड गोल है उस पर वो काम करेगा, उसको पूरा करने का प्रयास करता है। दैट्स ऑल आर द साइकोलॉजिकल नीड्स इन मिडिल एडल्टहुड। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट। ओके, तो रोल ऑफ नर्स क्या होता है, सबसे पहला अगर हम लोग हॉस्पिटलाइजेशन कंटेक्स्ट देखेंगे कि क्यों ऐसे पर्सन जो है जाते हैं हॉस्पिटल में, तो सबसे पहला होता है कार्डियोवास्कुलर इश्यू। ठीक है, हार्ट डिजीज के मामले में, कैंसर के मामले में, हाई ब्लड प्रेशर के मामले में, हाई कोलेस्ट्रॉल के मामले में, डायबिटीज, अल्सर एंड कम्युनिकेबल डिजीज के मामले में जो है वो हॉस्पिटल जाते हैं। ओके, फिर यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखेंगे तो सपोर्ट एंड केयर क्या करना है नर्स के हिसाब से, तो प्रोवाइड एंड वेलकमिंग एंड सिक्योर एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन हॉस्पिटल पॉलिसी एंड प्रोसीजर क्लियरली। सबसे पहले तो वो बड़ा है, ओके, बहुत एजेड आदमी है तो उसको अच्छे तरीके से वेलकम करना है कि आइए बैठिए, आपको प्यार से बैठाना है, उसको रिस्पेक्ट देना है, उसको पानी का गिलास देना है उसको। ओके, हॉस्पिटल पॉलिसी को समझाना है, प्रोसीजर को समझाना है कि किस तरीके से हम क्या चीज करने वाले हैं, इसका कॉस्ट क्या लगेगा और किस तरीके से करेंगे, इस सारी चीज को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एड्रेस पर्सनल एंजाइटी। पर्सनल एंजाइटी को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे रिलेटेड टू फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में जो है उसको सही तरीके से एड्रेस करना है। जॉब सिक्योरिटी के बारे में बताना है, इलनेस के बारे में बताना, ये सारे चीज को क्या करेंगे हम लोग एड्रेस करेंगे, जानेंगे क्या आखिर इसके अंदर जो है कौन कौन से प्रॉब्लम चल रहे हैं, क्या क्या चीज का ख्याल जो है इसके अंदर पक रहा है, क्या क्या खिचड़ी पक रहा है, इस चीज को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ओके, फिर हम लोग का नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा रोल ऑफ नर्स का, ऑब्जर्वेशन एंड कम्युनिकेशन, सही तरीके से ऑब्जर्व करना है, मॉनिटर करना है इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ को फॉर साइन ऑफ डिक्लाइन और स्ट्रेस। मीन जो है जो साइन ऑफ डिक्लाइन है कि किस किस तरीके से उसका हेल्थ घट रहा है और कौन से स्ट्रेस हैं, उस सभी तरीके को जो सही से मॉनिटर करना है, उसके इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ को। ठीक है, सिर्फ फिजिकल हेल्थ को नहीं कि बॉडी में क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके मेंटल हेल्थ को भी, इमोशनल हेल्थ को भी, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एडजस्ट कम्युनिकेशन। क्या करना है, कम्युनिकेशन को बैठाना है, लाइक यूज ब्राइटर लाइटिंग एंड रिपीट वर्बल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्या करना है, ऊंची आवाज में बोलना है, सही तरीके से बोलना है और उसको वर्बल इंस्ट्रक्शन देना है। प्रोवाइड करना है रिटन इंस्ट्रक्शन व्हेन नीडेड। अगर वो सही तरीके से नहीं सुन सकते हैं तो उसको जो है लिखा हुआ जो है इंस्ट्रक्शन देना है कि आपको ये करना है, इस तरीके से चीजों को जो है पूरा करना है। ओके, नेक्स्ट यहां पे आता है हेल्थ टीचिंग। हेल्थ टीचिंग को यहां पे बताना है कि फोकस ऑन डिजीज प्रिवेंशन, डिजीज को किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए। अर्ली डायग्नोसिस करना, अगर कोई डिजीज का साइलेंट सिम्टम दिख रहा है तो पहले जाके जो है उसका डायग्नोसिस करवा लेना है कि शायद ये डिजीज हो रहा है क्या। ओके, नेक्स्ट कह रहा है कि सेल्फ केयर, किस तरीके से अपना सेल्फ केयर करना है, इस चीज के बारे में भी जो है उसको सही तरीके से बताना है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आता है इनकरेजिंग इंडिपेंडेंस। उसको इनकरेज करना है कि आपको जो है खुद से अपना सारा काम करना है। लाइक क्या करना है, हेल्प पेशेंट को हेल्प करना है, मैनेज स्ट्रेस एंड रिगेन।
कि जो है स्ट्रेस जो है बॉडी में कम डाले, मैनेज करे उसको और रिगेन करे इंडिपेंडेंस को, खुद से सारे काम करने का कोशिश करें। एज सुन एज दे आर रेडी, जैसे ही आप तैयार हो उस तरीके से आपको अपना काम खुद से करना है, अपना ब्रश खुद से करना है, अपना जो है हेयर स्टाइल जो है खुद से करना है, अपने बॉडी को जो है मेंटेन सही तरीके से खुद से करना है। तो ये तरीके जो है होते हैं वो इंडिपेंडेंस करने के लिए जो सही तरीके से अपनाए जाते हैं, उसको इंकरेज किए जाते हैं कि आप अपना काम जो है खुद से करना शुरू करें। ओके, फिर हम लोग का जो है नेक्स्ट फेज आता है वो है ओल्ड एज, लेट एडल्टहुड एज आता है, जो कि 60 ईयर से लेकर के जो है उससे जितना ज्यादा होगा, डेट्स ऑल आर कमिंग इन द ओल्ड एज एंड लेट एडल्टहुड। ओके, तो यहां पे हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखते हैं फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, यहां पर अब फिजिकल डेवलपमेंट देखने को नहीं मिलेगा, अब डिक्लाइन होना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो क्या होगा यहां पर, डिक्लाइन इन सेंसरी फंक्शन, जितने भी सेंसरी फंक्शन होंगे वो सारा डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा, चाहे वो विजन हो, हियरिंग हो, मोटर एबिलिटीज हो, ये सारे क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन कर जाएंगे, सही से देख नहीं पाएंगे, सही से सुन नहीं पाएंगे, सही से हाथ को हिला नहीं पाएंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कहता है रिड्यूस्ड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन एंड स्लोअर मोटर फंक्शन। क्या हो जाएगा, जो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, सही तरीके से हाथ को हिलाना, बातें करना, वो सारा रिड्यूस हो जाएगा और मोटर फंक्शन भी सही तरीके से काम नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिक्रीज रेसिस्टेंस टू डिजीज एंड इंजुरी। जो डिजीज का रेसिस्टेंस है, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो भी कम जाएगा और इंजुरी भी जो है होने का चांस जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। विथ हाइयर ससेप्टिबिलिटी टू क्रोनिक इलनेस, और क्रोनिक इलनेस होने का जो चांस जो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सच एज कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कैंसर, अर्थराइटिस, लॉस ऑफ सेंसरी फंक्शन, ये सारे चीज होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ग्रेजुअल मेंटल डिक्लाइन। मेंटली जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा, ग्रेजुअली हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा, सभी चीज भूलना स्टार्ट कर देगा। ओके, अफेक्टिंग मेमोरी अटेंशन, जो उसका मेमोरी अटेंशन है कुछ चीज को याद कर पाने का, वो खत्म हो जाएगा, चीजों को भूलना शुरू कर देगा, और लर्निंग एबिलिटी तो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। अब जो बूढ़े हो चुके हैं उसको जाके सिखाओगे किस तरीके से पबजी खेलना, तो क्या वो खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे ना। मोटर सिस्टम भी उसका खराब हो चुका है और जो उसका जो क्या करते हैं मेमोरी सिस्टम होता है वो भी खराब हो चुका है, अब वो किसी चीज को सीख नहीं सकते हैं। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं और देखते हैं व्हाट इज द साइकोलॉजिकल नीड्स इन ओल्ड एज लेट एडल्टहुड। जो ये लेट एडल्टहुड वाले जो इंसान होते हैं, जो बूढ़े होते हैं, उसका साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है। ओके, तो जो सबसे पहला जो नीड्स होता है ना उसका, वो होता है इंप्रूव्ड सेल्फ इमेज। ओके, क्योंकि जब वो जवान में होते हैं तो जवानी में उसको क्या चाहिए होता है, इज्जत, रिस्पेक्ट, सब कुछ। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं ना तो उसको क्या होता है कि अब लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, क्योंकि वो खुद से अपना काम भी नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को उसको काम करके देना पड़ता है, इसलिए जो उसको सेल्फ इमेज जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, घट जाता है। तो उसको इंप्रूव्ड सेल्फ इमेज चाहिए होता है, सेंस ऑफ होपफुलनेस चाहिए होता है, कि वो आशा करना चाहते हैं कि लोग उसको मदद करेंगे या फिर ना करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कहता है मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल रूल। जो नॉर्मल रूल्स है उसको मेंटेनेंस करके चलना है। रिलेशनशिप चाहिए होता है उसको, एकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्सनल गोल, जो उसके पर्सनल गोल्स हैं जो जवानी में बनाए होते हैं वो चाहते हैं वो धीरे धीरे पूरा हो जाए, चाहे वो फैमिली ट्रिप में जाना चाहते हैं, चाहे जो भी चीज वो चाहते हैं वो उसको पूरा करना चाहते हैं। लव की जरूरत होती है, इमोशनल सपोर्ट का जरूरत होता है, एंड रिलेटेडनेस, जो उसके रिलेटिव्स होते हैं उसके भी जो है जो भी मतलब रिलेटेड होते हैं इमोशनल सपोर्ट के लगभग जो है वो सब उसको चाहिए होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज चाहिए होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं ना उसको इज्जत चाहिए होता है, क्योंकि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो अपना काम नहीं कर पाते हैं, दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। जब वो दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको ताना मारना शुरू कर देते हैं, तो वो अपने नजरों में गिर जाता है। तो वो चाहता है कि एटलीस्ट मेरे को अपने नजरों में नहीं गिरना है, खुद से काम करना चाहता है, अपना सेल्फ इमेज को बचा कर रखना चाहता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ नर्स इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट। जो बूढ़े पेशेंट होते हैं उसमें रोल ऑफ नर्स क्या होगा, तो यहाँ पे सबसे पहला होता है जनरल केयर। जनरल क्या होता है कि शो रिस्पेक्ट, उसको सबसे पहले रिस्पेक्ट दो, प्रोवाइड क्लियर एक्सप्लेनेशन, सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दो कि क्या होने वाला है, क्या प्रोसीजर है, क्या हो सकता है, किस तरीके से चीजें जाएंगी, एंड इजी इनसिक्योरिटी एंड फियर, और जो इसके अंदर जो है इनसिक्योरिटी चल रहा है, फियर चल रहा है, उसको सही तरीके से भगाने का काम करना है। ओके, मॉनिटर करना है उसके फिजिकल कंडीशन को, लाइक हियरिंग, सुन पा रहे हैं कि नहीं, देख पा रहे हैं कि नहीं, उसका मोबिलिटी सही है कि नहीं, चेक वाइटल साइन देखते रहना है। वाइटल साइन में को क्या आ जाएगा, टीपीआर आ जाएगा, ब्लड प्रेशर आ जाएगा,
नेक्स्ट उसको रेगुलरली जो चेक करते रहना, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो पल्स रेट हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी रेट हो, इन सारे चीज को क्या करेंगे, रेगुलरली चेकअप करते रहेंगे। नेक्स्ट है प्रिवेंट बेड सोर, उसके अंदर जो है, जो बेड पे वो सोए हुए है, उसके कारण जो उसके पीठ में बेड सोर ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। असिस्टिंग करना है इमोबाइल पेशेंट, ओके इमोबाइल पेशेंट जो है, जो पेशेंट मूव नहीं कर सकते, उसको असिस्ट करना है विथ मूवमेंट एंड एक्सरसाइज, उसका एक्सरसाइज करवाना है, उसका मूवमेंट करवाना है। डेट्स ऑल आर द केयर विच आर गिवन थ्रू द नर्सेस। ओके नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो है इमोशनल सपोर्ट। तो उसको जो है सबसे मेन चीज होता है इमोशनल सपोर्ट देना, जैसे कि हम लोग जो है तुमको बता चुके हैं। जो वहां पे क्या करना है, ऑफर करना इमोशनल सपोर्ट को, स्पेशली फॉर टर्मिनली इल पेशेंट, वैसे पेशेंट जो कि अब खत्म होने वाले हैं, पूरे तरीके से बीमार हो चुके हैं, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। ओके नेक्स्ट यहाँ पे आता है वॉच फॉर साइन ऑफ डिप्रेशन एंड विड्रॉल एंड एड्रेस देम अर्ली। हमको जो है इस तरीके के साइन को देखते रहना चाहिए कि क्या ये जो पेशेंट है वो डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा है, विड्रॉल तो नहीं हो रहा कि मतलब सब कुछ छोड़ रहा, अब मेरे से कुछ नहीं होगा, अब मैं मरना चाहता हूं, इस तरीके का जो है ख्याल उसके मन में आना शुरू हो जाता है। और एड्रेस देम अर्ली, और जितना हो सके जल्दी से जल्दी जो है ऐसे बिहेवियर को हमें एड्रेस करना है। ओके तो डेट्स ऑल आर द थिंग्स विच इज डूइंग थ्रू द रोल ऑफ नर्सेस। नेक्स्ट यहाँ पे आता है इनकरेजिंग एक्टिविटी, उसी का नेक्स्ट पॉइंट है कि जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसको इनकरेज करना है कि आपको एक्टिविटी करना चाहिए। लाइक उसको इनकरेज करना है सोशल इंटरेक्शन के लिए, कि सोसाइटी में जाइए और सभी से इंटरेक्ट कीजिए, बात कीजिए, एक्टिविटीज कीजिए, लाइक गेम्स, कोई गेम्स खेलिए, छोटे छोटे गेम्स जो होता है घर वाले गेम्स, म्यूजिक सुनिए, क्राफ्ट टू डू बूस्ट इमोशनल वेलबींग, और जो कुछ कुछ चीजें जो है करते रहना चाहिए ताकि जो है वो एक अच्छे तरीके से इमोशनली फिट रह सके। ओके इंश्योर करना है, क्या इंश्योर करना है, फिजिकल सेफ्टी के लिए, ताकि वो फिजिकली जो है सेफ्टी है कि नहीं, विद असिस्टेंट फॉर वॉकिंग, जो है उसको वॉकिंग कराने के लिए ले गया है। बेड साइड सेफ्टी मेजर, जो बेड साइड सेफ्टी मेजर्स होते हैं उसको भी वहां पे रखना चाहिए कि बाई चांस उसको हार्ट अटैक आ गया तो उसके लिए तुरंत उसको इमरजेंसी में मेडिसिन देना होगा, है ना। ये सारे चीज जो है उसके सेफ्टी मेजर्स जो है उसके पास रहने चाहिए। नेक्स्ट होता है हेल्थ टीचिंग, जो बूढ़े होते हैं उसको भी जो है हेल्थ टीचिंग समझाना होता है, लाइक टीच हाइजीन, हाइजीन किस तरीके से रखना है, एक्सरसाइज किस तरीके से करना है, न्यूट्रिशन यूजिंग सिंपल विजुअल एड्स, और जो वीडियो दिखा करके, फोटो दिखा के बताना है कि देखिए इस तरीके से करना है, इस तरीके से हाथ को मोड़ना है, इस तरीके से पैर को फैलाना है। ओके दिस ऑल आर द थिंग्स विच इज हैपनिंग थ्रू द नर्सेस। नेक्स्ट पॉइंट यहां पे कह रहा है कि प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन सिंपल स्टेप, जो भी इंफॉर्मेशन हमको उसको देना होगा वो बहुत ही सिंपल स्टेप में देना होगा ताकि वो सही तरीके से समझ सके, क्योंकि जो उसका विजुअल है और उसका जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे कमजोर हो चुकी है। नेक्स्ट है लिंकिंग इट टू द फेमिलियर कंसेप्ट, और जो फेमिलियर कंसेप्ट होता है उस तरीके से उसको समझाना है, इंप्रूव करना है मेमोरी को एंड अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, सही तरीके से उसका मेमोरी इंप्रूव हो सके, उसका अंडरस्टैंडिंग पावर जो है थोड़ा कमजोर है फिर भी उसको समझाना है कि आपको इस तरीके से करना है, इस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, प्यार से, रिस्पेक्ट से और सही तरीके से उसको सभी चीज को समझाना है। ओके तो यहां तक जो है हम लोगों ने सभी तरीके के फेजेस को देखा, एक इंसान के लाइफ में कितना फेज होता है, उस सारे फेज में उस इंसान का डेवलपमेंट कैसे होता है, डिक्लाइन कैसा होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स कैसे होते हैं एंड रोल ऑफ नर्स क्या होता है, इन सारे चीजों को हम लोगों ने समझा। अब तुम्हारा काम क्या रह गया है, इसको सही तरीके से नोट्स बनाना, सही तरीके से समझना होगा, तो मैं नोट्स जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे एक डेथ करने वाला पेशेंट का जो है साइकोलॉजी किस तरीके का होता है। तो तुमको क्या करना है, नीचे कमेंट करना है ये वीडियो तुमको कैसा लगा, कितना समझ में आया, कितना मजा आया, सारा तुमको लिखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने वैसे दोस्तों को जिसको इसका जरूरत है और जिसको कॉलेज में समझ में नहीं आता है। ओके सब्सक्राइब करो चैनल को। ओके थैंक यू।